हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। जीके के इस सेट नंबर 6 में हम फिर से 25 क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि हर एक सेट में हम 25 क्वेश्चंस ही देखते हैं और उसके सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस हम देखते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये 25 क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको धड़ल्ले से देखने को मिलते हैं। सो गाइज, अगर हमारी मेहनत पसंद आती है आपको तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। आप कुछ सजेशंस भी देना चाहते हैं हमें तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि हमारी मेहनत। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। रंगपुर वेयर द कॉन्टेम्प्रोरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर फाउंड इन। ठीक है, रंगपुर वेयर द कॉन्टेम्प्रोरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर फाउंड इन। तो ये कहाँ पाया जाता है? रंगपुर जो है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ये पाया जाता है सौराष्ट्र में। इंग्लिश में सारे के सारे कंटेंट्स हैं और बाइलिंगुअल हम सारे के सारे वीडियोस को आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। यही वीडियो नहीं, सारे जो 65-66 वीडियोस अभी हमने अपने चैनल पे अपलोड किए, वो सारे वीडियोस आपके साथ हम बाइलिंगुअल ही आपसे कंप्लीट करते हैं आपके साथ हम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। एंड इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं सौराष्ट्र जो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये लोथल जो है ना, ये है भोगावा रिवर पे है। ये क्या है? द हड़प्पन सिटी जो है, ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल। ये लोथल जो है ना, हड़प्पन सिटी का जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये आपको कौन से रिवर पे है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपको भोगावा रिवर पे। और लोकेशन की बात अगर की जाए तो इसका जो लोकेशन है ये श्रीवाल डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पंजाब पाकिस्तान के रेंज में पड़ता है। ठीक है, और एरिया जो है इसका 150 हेक्टेयर है। ये भी आप याद रखेंगे, 370 एकड़ जो है इसका एरिया है। ठीक है, और अगर आपसे बात की जाए कि किसने खोज करी थी हड़प्पन साइट ऑफ लोथल की और किस ईयर में की थी, तो ये की थी 1950 में। किसने की थी? SR राव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। त्रिपिटिका इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो त्रिपिटिका जो है ना, ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और त्रिपिटिका है क्या, ये यहाँ पे देखिए। ये इसमें ना, ये इसको बुद्धिस्ट बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, बाइबल ऑफ बुद्धिज्म। और इसमें ना 3 चीजें हैं आपके, 3 अंग है इसके। पहला है सूत्र पिटिका, सेकंड है विनय पिटिका एंड थर्ड है आपका अभिधम्य पिटिका। ये अभिधम्य पिटाका, सॉरी, ये आपका सूत्र पिटाका, विनय पिटाका एंड अभिधम्य पिटाका। तो गाइज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सेट नंबर 3 या 4 में कवर कर रखा है, तो वहां से जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इनफैक्ट उन सारे सेट्स में कवर करवाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ। तो ये मोनास्टिक लाइफ का जो रूल है ना, वो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कंटेन करता है? ये करता है विनय पत्रिका। ठीक है, तो विनय पत्रिका की हमने यहाँ पे बात कर ली। और आप मुझे दिघ निकाय के बारे में और इसके बारे में हमने क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, आई थिंक सो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कुंडलपुर इज बर्थ प्लेस ऑफ। कुंडलपुर जो है ये किसका बर्थ प्लेस है? तो ये है चैतन्य महाप्रभु का। गाइज, ठंडी का टाइम है, काफ़ी ठंड है यार दिल्ली में। तो होता क्या है कि आपसे मैं बहुत फास्ट बोलना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा स्लो बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ठंड में बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, आवाज़ फंसने लगती है, आपको पता है। एंड हाथ भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है कि मैं फास्ट लिख पाऊँ। तो यहाँ पे आप इसको कंसिडर करिएगा प्लीज़। सो यहाँ पे कुंडलपुर जो है ये चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, ये आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु की अगर बात की जाए
तो ये जो थे ना, ये कंबाइंड अवतार थे किसके? राधा एंड कृष्ण के। राधा एंड कृष्ण के क्या थे? ये कंबाइंड अवतार थे। ठीक है। दूसरा, इनका जो ओरिजिनल नाम था, जो आपसे पूछा जाता है कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो इनका ओरिजिनल नाम जो था ये विशंभर मिश्रा था। आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा हो तो आप यूट्यूब पे जाके सेटिंग्स अवेलेबल है, वहां से आप सेटिंग करके वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद बुक जो है ना, इनके ऊपर बुक लिखी गई है, तो बुक का नाम क्या है? चैतन्य चरित्र मित्रा, या ये इनके बुक का नाम है चैतन्य चरित्र मित्रा, जो कि लिखी गई है कृष्णा कविराज के द्वारा। कृष्णा कविराज के द्वारा। तो ये याद करना काफी आसान है। राधा एंड कृष्णा के ये कंबाइंड अवतार थे, और इस पे कृष्णा कविराज ने क्या किया? बुक लिख दिया। क्या? चैतन्य चरित्र मित्रा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीज पुराण वॉज, जो सबसे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने पुराण का अध्ययन किया था, वो कौन थे? तो ये थे अल बरूनी। टोटल 18 पुराण है। ठीक है। और ये सारे के सारे पुराण जो है ना, ये वेद व्यास के द्वारा लिखे गए हैं। वेदास कितने हैं? टोटल 4 वेद हैं, और इन सब को ये हमने वीडियोस में कवर कर रखा है पिछले सेट्स में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। तो ये कोर्ट हिस्टोरियन कौन था महमूद गजनी के टाइम में? तो ये आपको बताना है। तो ये थे उत्बी। उत्बी के बारे में अगर आप देख लीजिए, तो ये ग्रेट स्कॉलर्स थे अल बरूनी के टाइम में। और भी 2-3 नाम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी, राइट, फिरदौसी एंड फराबी। ये दोनों नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है उत्बी। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 हियर। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड पुर्तगीज एट सोवेली। तो ये सोवेली में पुर्तगीज को किसने डिफीट किया था? कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने डिफीट किया था, हराया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हराया था थॉमस बेस्ट ने हराया था। और ये जो था ना, ये एक टाइप का नेवल बैटल था, जो कि 29 से लेके 30 नवंबर तक चला था। और फ्रेंड्स, कौन से ईयर में चला था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चला था 1612 में। ठीक है। कहाँ पे चला था? तो ये चला था ऑन द कोस्ट ऑफ सुवाली। ठीक है। और ये है कहाँ? तो ये है सूरत सिटी का एक विलेज है, ये भी आप नोट। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल ओवर द शॉर्ट पीरियड। ठीक है। तो सबसे कम पीरियड तक कौन से डायनेस्टी ने वर्क किया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ये वर्क किया था खिलजी वंश ने। खिलजी वंश के अगर शासनकाल की बात की जाए, तो ये क्या था? ये आपको इनका शासनकाल था 1296 से लेके समहाउ आई थिंक 1316 तक इनका जो है वो शासनकाल था। ठीक है। और सेकंड एंड मोस्ट पावरफुल रूलर जो थे ना, वो खिलजी डायनेस्टी के, वो कौन थे? उसके ऊपर ही संजय लीला भंसाली ने मूवी बनाया था पद्मावत। इस पे काफी विवाद हुआ था, आप सबको पता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस मूवी में जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और ये राजपूत समाज पर ये उंगली उठाना है ऐसा, जबकि कुछ है नहीं यार। ये कुछ चीजें जो होती है ना, कुछ दल जो होते हैं ना, वो खामखा अपने ऊपर चीजों को ले लेते हैं, राजपूत के ऊपर ले लेते हैं, ब्राह्मण के ऊपर ले लेते हैं। संजय लीला भंसाली की मूवीज की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी मूवी होती है उनकी। बहुत सारी मूवीज ऐसी है जिसपे ये लोग उंगली उठा सकते हैं, बट पता नहीं उस वक्त शायद इनको नींद आ जाती होगी, हम कुछ कह नहीं सकते। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देख लिया कि जो पीरियड था वो क्या था। एंड दूसरा हम देख लेते हैं कि ये जो खिलजी वंश की अगर बात करें, तो ये सबसे पहले जो 1296 में ना ये सुल्तान बना था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, जिसने अपने जो अंकल थे, जो चाचा थे, उनकी हत्या कर दी थी सुल्तान बनने के लिए, जो कि खिलजी वंश के फाउंडर थे। उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है।
तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये अलाउद्दीन खिलजी था या कोई और था जिसपे ये पद्मावत मूवी बनाई गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। Who brought two Asoka pillar to Delhi from Topara and Meerut? तो मेरठ से और टोपरा से, राइट, टोपरा से किसने अशोका पिलर लाया था? 2 अशोका पिलर दिल्ली लेके आया था। कौन लेके आया था? तो ये लेके आया था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? 2 अशोका पीरियड लेके आया था दिल्ली से, एक लेके आया था टोपरा से, दूसरा लेके आया था मेरठ से। तो ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो ये आपका 1351 से लेके 1388 तक इनका ड्यूरेशन था, ठीक है। और ये दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, सबसे पहली बात। और फतेहाबाद सिटी जो है ना, फतेहाबाद सिटी, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था। फिर इसके अलावा भी जो है ये जौनपुर जो है, ठीक है, जौनपुर, फिरोजपुर, हाथ नहीं चलता है यार ठंड में, कितनी भी कोशिश कर लो, एंड हिसार, फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद, ये सारे के सारे जो सिटीज है ना, ये तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द फेमस बैटल हेल्ड इन 1565 इज, आपसे यह पूछा जा रहा है कि 1565 में कौन सा फेमस बैटल जो है वो लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है। किधर गया यार? ये है बैटल ऑफ तालीकोटा। तो ये जो है, इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत हुई थी रामा राय की। आप एक चीज जान लीजिए कि जो भी बैटल्स है ना, ये काफी इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ उसका डेट नहीं, किसके किसके बीच में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, क्यों लड़ा गया था, और उसमें विक्ट्री किसकी हुई, ये काफी इम्पोर्टेंट है। बैटल होने को तो काफी कितने जमाने बीत गए, लेकिन हमारा पीछा अभी तक नहीं छूटता है। इनफैक्ट डेट याद करने में मुझे भी काफी प्रॉब्लम होती है, तो आप बार बार रिवाइज करते रहिए। रोज का रोज अगर आपने कुछ चीजें हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट हैं, डेट्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो रोज का आपने ना एक रूटीन सेट कर लेना है कि मेरे को रोज का 2-2, 5-5 ऐसा करके मुझे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स एंड डेट्स याद करते रहने। तो मंथ एंड में आप चाहेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे चीजें आपकी कवर हो चुकी है। एक दिन में आप बैठोगे तो कंफ्यूजन ही होगा। और हिस्ट्री की बात की जाए तो आप सिक्वेंस वाइज चीजों को एज ए स्टोरी आप पढ़े तो चीजें ज़्यादा याद रहती है। सो यहाँ पे बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में देख लेते हैं। तो जीत किसकी हुई थी? ये हुई थी रामा राया की जीत हुई थी। और ये जो है, ये सदाशिव राय जो थे ना, ये रूलर थे उस वक्त, कहाँ के? विजयनगर के। विजयनगर के जो थे वो रूलर थे किस वक्त? सदाशिव राय जो थे वो रूलर थे। और रामा राय जो थे वो, इन्होंने क्या किया? विजयनगर किंगडम को क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस वक्त जो बैटल के टाइम में कौन थे यहाँ के? ये थे विजय राय जो थे यहाँ के रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइन द सब्सिडरी अलायंस वॉज, ये कौन था? ये था नवाब ऑफ अवध, ठीक है। और ये जो सब्सिडरी अलायंस है, ये काफ़ी सारे वीडियोस हम कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जिसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको मेंस पर्सपेक्टिव से बात करो, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात करो, सारे के सारे की फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम इस वीडियो में आएंगे आपके साथ। सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस होंगे, हर एक स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको यह बता देती हूँ कि ये सब्सिडरी अलायंस जो है वो है क्या। तो बेसिकली ये जो था ना, ये ट्रीटी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में, ठीक है। और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है, ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के। कब से कब तक थे भाई? ये थे 1798 से लेके 1805 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सती सिस्टम वॉज एबोलिश्ड बाय,
सती सिस्टम जो है इसको ख़त्म किसके द्वारा किया गया था? तो इसको ख़त्म किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपने शायद मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखा होगा, इस चैनल पर देखा होगा। गाइज अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो यार, क्योंकि हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जब हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सती सिस्टम जो है ना, ये किसके द्वारा ख़त्म किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको अभी तक हमने 20 सेट्स कवर कर रखे हैं और सारे के सारे सेट्स इनफैक्ट फ्रेंड काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, आप एक क्वेश्चन में आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा हमने वो सेट बनाकर देखा है। आप जाकर सेट्स को देखिए, उसके बाद अगर आपको पसंद ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये बात कर लेते हैं सती प्रथा के बारे में। तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात कर ली हमने, और ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के कब से कब तक? ये थे 1828 से लेके 1835 तक। और इनके टाइम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। क्या हुआ? एबोलिशन ऑफ सती हुआ। ये कौन से ईयर में हुआ? 1829 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। सप्रेशन ऑफ ठगी जो है ना, उस वक्त काफ़ी मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जो आप पार्ट बोल लो उस टाइम का, वो था ठग्स का जो मतलब एक रुतबा था उनका यार, कि काफ़ी सारे लोग परेशान हो चुके थे इससे, ठगी से। तो इसको ठग सिस्टम को भी इन्होंने ख़त्म किया, दबा दिया इनको। और सप्रेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड्स, जो छोटे बच्चे थे जो जिनकी जिनको मार दिया जाता था, जन्मजात बच्चों की जो हत्या कर दी जाती थी, ज़्यादातर उसमें जो थे वो फीमेल चाइल्ड्स होते थे, फीमेल जो बच्चियां होती थी उनको मार दिया जाता था। इसको भी इन्होंने बंद करवाया। चार्टर एक्ट जो था 1833 का, ठीक है, ये भी इनके टाइम में ही पास किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब? तो ये है सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? भाई चाइल्ड था, बच्चा था, तो उसको एक्सपेल्ड कर दिया गया, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, एक्सपेल्ड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी है, हु हैड लेड कोल रिवोल्ट? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बुद्धू भगत। और इसके साथ साथ बुद्धू एंड कान्हू भगत दोनों ही जो थे इसके मेन लीडर थे, किसके? कोल रिवोल्ट के। अब अगर कोल रिवोल्ट के रीज़न की बात की जाए तो भाई अगर रिवोल्ट हुआ है तो उसका कोई रीज़न भी होगा। ऐसा तो कोई किसी को जोश चढ़ा नहीं है कि कोई उठेगा और रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो रिवोल्ट के रीज़न की अगर बात की जाए तो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था ना, जो लोकल पीपल्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, जो ट्राइबल पीपल्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उनको बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, जिसके अगेंस्ट में छोटा नागपुर रीजन में 1831 से लेके 1833 तक ये कोल रिवोल्ट चला था। ये हुआ था, जिसके मेन लीडर कौन थे? ये थे बुद्धू एंड कान्हू भगत। ये सारे के सारे रिवोल्ट्स 1 बाय 1 हम स्पेशल वीडियो इसके लिए लेके आने वाले हैं। तो यहाँ के लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन गाइस काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द टेन्योर ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ से अब आपका पॉलिटी एंड ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये CAG की बात मैं आपको कर रही हूँ। तो ये कितना होता है? ये होता है 6 ईयर्स। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लोकसभा या राज्यसभा किसका 6 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, लोकसभा का कितना ड्यूरेशन होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। खैर, अभी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो फिलहाल अभी हमारे CAG कौन है? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है।
और ये जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट के लिए, जो कि सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो कौन से आर्टिकल में आता है ये CAG, ये आता है 148 नंबर आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, PIL। ठीक है, तो PIL का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ये क्या है? ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पिछले 4-5 वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए गए हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो किस किस चीज़ से कंसिस्ट करती है, क्या क्या चीज़ें इसमें कंसिस्ट होती हैं? ये होती है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट भी इसका मेन बॉडी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। Who does the Speaker of लोकसभा submits is the resignation to? तो लोकसभा में जो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, ये अपना रेजिग्नेशन जो है ये किसको सबमिट करते हैं? ये करते हैं डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, अब स्पीकर, अभी जो स्पीकर है लोकसभा के वो कौन है? ये है ओम बिरला। ठीक है, अगर डिप्टी स्पीकर की आपसे बात की जाए, 2-3 नाम दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कौन है, तो गाइस कंफ्यूज मत होना, ये सीट अभी क्या है? वैकेंट है। ये सीट अभी वैकेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय। ये किन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ठीक है, तो ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट पे भी हम एक बड़ा सा वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। उसके अलावा आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ सी वाटर इज नोन एज। ये जाना जाता है टाइड्स के नाम से। अब हम ये देख लेते हैं कि सी वाटर की बात अगर आई है तो इसका pH वैल्यू क्या होता है? pH वैल्यू से रिलेटेड हमने वीडियो अगेन कवर कर रखा है, वो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में pH से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो pH वैल्यू होता है ना सी वाटर का, ये होता है 8.1 से लेके 8.2 तक होता है। ठीक है, और अगर नेचुरल फ्रेश वाटर की बात की जाए कि उसका pH वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 6.5 से लेके आई थिंक 7.98 तक आप मान सकते हो, तो 6.5 से लेके 8 तक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन इक्वेटोरियल बेल्ट इज। सबसे बड़ा एरिया जो है इक्वेटोरियल बेल्ट में, ये किस कॉन्टिनेंट का है? तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन वर्ल्ड। तो ये किसका है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी जो है ये किसका है? ये आपका है डेड सी का। ठीक है, अब कितना है ये आप देख लीजिए। और 23 में आप देख लीजिए, अगर मेडिटेरियन सी की बात की जाए तो मेडिटेरियन सी जो है ना, ये किस लिए जाना जाता है? वेरी लिमिटेड टाइड्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। इसका लोकेशन जो है ये है यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया। ठीक है, और ये जो है ये कनेक्टेड है किससे? अटलांटिक ओशन से थ्रू द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। द ग्रेट बैरियर रीफ समटाइम्स इन न्यूज इज लोकेटेड अलोंग। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये न्यूज में था, ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे क्यों न्यूज़ में था भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 330 स्पीसीज जो है ना यहाँ इसमें पाए जाते हैं। और इसमें किस टाइप की ट्रीज पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है मैंग्रोव ट्रीज पाई जाती हैं, सी जो ग्रास होता है ये पाया जाता है, एंड एल्गी प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सी के बारे में भी आप देख लीजिए। ब्लैक सी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है।
ब्लैक सी क्यों फेमस होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, और उससे पहले भी हमने थोड़ा ना ये पेज को क्लीन कर लेना है लिखने के लिए, ठीक है। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो ब्लैक सी जो है ना ये फेमस है गाइस, ये कलेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए फेमस है, ठीक है। और मोर देन 10 स्मॉल आइसलैंड के लिए भी ये फेमस है, मोर देन 10 स्मॉल आइसलैंड के लिए भी फेमस है, ठीक है। और लोकेशन जो इसका है, तो लोकेशन है साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीमली ऑफ यूरोप, मतलब एक्सट्रीमिटी ऑफ यूरोप, यूरोप की एक्सट्रीमिटी पे साउथ ईस्टर्न पॉइंट पे इसका क्या है, ये है लोकेशन है। अब अगर ब्लैक सी को हमने देख लिया है तो हम साथ ही साथ रेड सी को भी देख लेते हैं। रेड सी का जो लोकेशन है ना, ये नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड वेस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न एशिया में है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द साल्टिएस्ट बॉडी ऑफ द वाटर, ठीक है। रेड सी जो है ये सबसे ज़्यादा साल्टिएस्ट बॉडी जो है वो है वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो आपको नहीं आता है या फिर आप मिस कर रहे हो, आप उसको नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, आज हम 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हर एक सेट में 25 क्वेश्चन ही हम कवर करते हैं। द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, तो ये कौन सा है, सबसे डीपेस्ट ओशन जो है ये क्या है, ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब पैसिफिक ओशन ओशन की अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि डीपेस्ट है, तो कितना डीपेस्ट है ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये है 11,022 मीटर डीप है ये, कौन, पैसिफिक ओशन। तो गाइज ये था आज का 25 क्वेश्चन। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थोड़ा अगर स्लो लगे तो उसके लिए माफ़ करना, हैंड राइटिंग के लिए माफ़ करना, क्योंकि ठंड में ना बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, एंड आप सबको पता है कि लिखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हाथ काम नहीं करता। सो हमारे लिए कोई भी आपका सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप हमारे लिए कुछ सजेशन लेके आते हो या फिर आप कुछ पॉजिटिव कमेंट करते हो। सो गाइज बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गाइज हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।